नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र और स्वागत है आपका दी पॉलिटिकल वॉर में। दी पॉलिटिकल वॉर की टीम इस समय पे गांव अठाइन में पहुंची हुई है, जहां नवनिर्वाचित प्रधान तेजस्वी यादव जी से हम मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहां के कार्यकलाप जो कैसे चल रहे हैं और वो नए प्रधान युवा प्रधान हैं तो कैसा लग रहा है उन्हें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद साहब। नवनिर्वाचित प्रधान हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं जी कि प्रधानी हमारे लिए कोई नई नहीं है। जी 45 साल हमारे बाबा थे, वो इस गांव के प्रधान रहे जी और 10 साल हमारे ताऊजी प्रधान रहे। जी तो ये प्रधानी जो है ये तीसरी पीढ़ी में आई है हमारे घर पर। जी तो इस बार जब हम बने हैं जी तो ये 12वीं बार बने हैं इस गांव से। आप 12वीं बार प्रधान बने हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है जी कि इतने सालों बाद आप प्रधान बने हैं और पुश्तैनी चीज़ों को जब हम आगे बढ़ाते हैं, पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, पॉलिटिक्स जो है किसी की पुश्तैनी नहीं होती है, यहाँ परिवर्तन आता रहता है। और ऐसे में आप युवा हैं तो जिम्मेदारी कितनी है, मतलब कितना दबाव मानते हैं अपने आप पे? नहीं, बिल्कुल भी दबाव नहीं है। बिल्कुल दबाव नहीं है, दबाव बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो इससे पहले जो प्रधान रहे होंगे उनके कुछ कार्य ऐसे रहे होंगे जो आपको उनको कंप्लीट करना है, प्रेशर तो होगा कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए, जो भी व्यक्ति उस पद पे बैठता है उसकी अपनी कार्यशैली होती है। जो हमारे गांव के पूर्व प्रधान रहे हैं उनका अपना जो भी रहा हो, जिस तरीके से उन्होंने काम किया हो, तो उनकी कार्यशैली अलग थी और हमारे जो काम करने का तरीका है वो उनसे अलग है। तो कोशिश हमारी यही है कि हम गांव वालों को, जो भी ग्रामीण हैं, उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकें और जो भी हमारे स्तर से करने का है वो उनकी हम मदद करें। आप उनकी मदद करें। यहाँ के जो लोग हैं जिनसे अब आप, जब आपने सारा कार्यकलाप संभाला है तब से, क्या समस्याएं क्या लोगों की निकल के आ रही हैं, क्या क्या समस्याएं लेके आते हैं आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी समस्या इस समय जो चल रही है किसानों के लिए वो डीजल के बढ़ते रेट हैं। जी हमारे यहाँ जो पानी आता है वो शारदा नहर से आता है। इस समय जो मुख्य नहर है हमारे यहाँ की, उसके सारे पुल टूटे हुए हैं, जिस वजह से नहर में पानी नहीं आ रहा। और जब पानी नहीं आएगा तो किसान को अपने जो धान की रोपाई है वो डीजल से करनी पड़ेगी, क्योंकि इंजन चलाएगा वो तब पानी भरेगा। और डीजल का रेट इतना हाई है कि जो हमारे गांव का गरीब किसान है वो बेचारा इतना अभी इस लायक नहीं हो पाया है कि कम से कम आप मान के चलिए एक एवरेज जो आता है आज के समय में वो 4 लीटर डीजल खाता है 1 बीघा भरने के लिए, जो पंप सेट लगता है। और जिसकी आमदनी ही कम हो वो 400 रुपये लगभग, आप 4 लीटर डीजल है तो 350 रुपये आप मान के चले, तो 350 रुपये उसको 1 बीघे में खर्च करना पड़ता है केवल धान रोपाई के लिए। तो आप इसी हिसाब से एवरेज मान के चले तो उसका कितनी लागत आएगी, और जब लागत आएगी तो फिर वो बचा कितना पाएगा। युवा होने के नाते आपके अंदर दिमाग में एक विज़न चल रहा होगा कि मैं अपने क्षेत्र के, अपने गांव के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनके लिए क्या दिमाग में चल रहा है? क्या कोई विज़न है, कोई मॉडल है, बताना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए ये है कि ये चुनाव होने से पहले हम लोग आपस में बात करते थे तो हमारा विचार ये रहता था कि हमारे गाँव में 2 बहुत ही होनहार लोग हैं, वो शिक्षा जो है वो अभी बाहर जाके देते हैं। तो हमने ये विचार बनाया है कि अब हम यहाँ गांव में ही अपने कुछ समय बाद, जब ये कोरोना काल अब ख़त्म हो गया, लॉकडाउन हट गया है, तो अब जबकि हम प्रोजेक्टर लेके आएंगे और उस प्रोजेक्टर के माध्यम से जो गांव के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो बाहर जाके उस स्तर की पढ़ाई नहीं कर सकते, उनको गांव में ही निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था, उनका कोई पैसा किसी तरह का नहीं जाएगा, उनको किताबें, ज़रूरत की किताबें, कॉपियाँ और कलम भी हम यहीं से उनको निःशुल्क मुहैया कराएंगे। कहने का मतलब है इन शॉर्ट्स में कहा जाए कि जो सारी चीज़ें, जो मूलभूत सुविधाओं की जो ज़रूरत होती है वो आप बच्चों को प्रदान कराएंगे। जी जी जी। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अभी जैसे यहाँ पे जैसे कहा जाता है कि मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि हर गांव के कोने कोने तक लाइट पहुँची है, शौचालय की जो व्यवस्था है वो हर जगह पहुँचाई गई है। यहाँ का क्या क्या चीज़ है? नहीं, यहाँ पे पूरे गांव में लाइट भी है, व्यवस्था भी अच्छी है और शौचालय भी लगभग हर घर में बना हुआ है। जो पूर्व प्रधान थे, जो पहले के समय प्रधान रहे, लगभग 2005 से ही शौचालय वाला जो शुरू हुआ है व्यवस्था सरकार के द्वारा, तो इसमें लगभग हर घर में एक शौचालय बना हुआ है। तो हमारे गांव के जो लोग हैं वो बाहर शौच को नहीं भी जाते हैं, इसलिए हमारा गांव स्वच्छ गांव है। स्वच्छ गांव है कि गांव में आ रहा था तो पता चला था कि पंचायत घर का यहाँ निर्माण हुआ है, जो काफ़ी विवादित भी है, जिसमें किसी तरह की विभागीय जाँचें भी चली हैं और जिसमें जो चीज़ें हैं उस पर क्या कहना आपका? देखिए, ये जो पंचायत घर बना है, इस पंचायत घर में सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि इसमें सबसे जो घटिया किस्म के जो ईंट है उसका इस्तेमाल किया गया।
सीमेंट भी जो है वो घटिया किस्म का है। मतलब कुल मिला के जो भी सामग्री इसमें इस्तेमाल की गई वो घटिया किस्म की इस्तेमाल की गई। किसी की देखरेख नहीं थी, क्योंकि हमारे जो गांव के पूर्व प्रधान थे तो वो गांव में नहीं रहते हैं, वो शहर में रहते हैं। वहीं अपना उनका व्यापार भी है, शहर में व्यापार करते हैं। तो जब वो गांव में नहीं रहते, गांव का जो मुखिया है जब वही गांव में नहीं रहेगा तो फिर गांव किसके सहारे चलेगा। तो जिसने भी वो बनाया था उन्होंने ठेके पे दे रखा था। तो उस ठेकेदार ने जो भी किया हो, अपना जैसे भी किया हो, फिलहाल हुआ ये है कि 4 महीने हुए हैं अभी उस बिल्डिंग को बने, लेकिन 4 महीने में ही वो बिल्डिंग जो है अपनी दीवारें और लेंटर के बीच में आप फ़र्क साफ देख सकते हैं अगर आप जाएंगे। कुछ बताना चाहेंगे कि वो जो पैसा जो सैंक्शन हुआ था, बजट किसकी तरफ से आया था, किसने सैंक्शन किया था, क्या था? देखिए, ये RGSA की तरफ से आया था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना के तहत। तो इसमें प्रधान जी का कुछ भी नहीं था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इसमें इतनी कमीशन ली थी कि ठेकेदार भी बेचारा क्या करता। भाई कोई भी बिल्डिंग अगर आती है गांव में और उससे अगर प्रधान का मतलब नहीं है तो फिर प्रधान को वहां जाना भी नहीं चाहिए। तो गिरेगी, हो सकता है कि उसमें कोई बैठा हुआ हो, उनको भी चोटें आ सकती हैं। बात आपने कही कमीशन की बात की, और जो चीज़ें हुई कमीशन को लेके जो है सरकार करप्शन पे लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और बहुत तेज़ी से सरकार भी अगेंस्ट भी है, इसके काम भी कर रही है। तो ऐसे में क्या कोई विभागीय जांच बैठी या किसी से कंप्लेंट वगैरह कराने की कोशिश की? जी, यहाँ जांच भी हुई थी, कई बड़े अधिकारी भी यहाँ आए थे और उन्होंने अधिकारियों ने जब जांच की थी। अधिकारियों में बताना चाहेंगे कि अधिकारी किस रैंक के थे, कौन कौन थे अधिकारी? जी, शायद CDO साहब आए थे। जी, CDO साहब भी थे और VDO साहब भी थे और भी ब्लॉक के। उन्होंने क्या कहा, क्या कुछ आश्वासन दे के गए, नहीं गए? वो जो आश्वासन देकर गए थे उस हिसाब से तो ये जो बिल्डिंग है ये रिजेक्ट कर दी गई है। लेकिन आप आज देख रहे होंगे, जब आप आए थे तो इस बिल्डिंग में निर्माण कार्य चल रहा है। मतलब ये है कि इस बिल्डिंग में केवल ये लोग टेम्पररी तौर पे काम करा रहे हैं, फॉर्मेलिटी बेस। बाकी इस बिल्डिंग में ऐसा कोई काम नहीं है। जो जिस हिसाब से अधिकारियों ने यहाँ रोष व्याप्त किया था, जिस हिसाब से वो रिपोर्ट देकर गए थे, आज भी जो पूर्व प्रधान हैं उनका वहाँ के जो जिन अधिकारियों ने घोटाला किया हो, मैं नहीं जानता कि किसने किया है, कौन इसका जिम्मेदार है, लेकिन जो भी इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं वो आज भी अपने अधिकारों में संज्ञा शून्य हैं। उन्होंने आज भी, उनके कानों में कोई जू नहीं रेंगी है। वो आज भी इस बिल्डिंग को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जितनी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये पंचायत घर जो है ये गांव के सारी मूलभूत अधिकारों के, ग्रामीणों के, उनकी ज़रूरतों के ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें कई एक अधिकारी बैठा करेंगे जो कि गांव में ही ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया करेंगे। अब जबकि आपने देखा ये बिल्डिंग गिराऊ हालत में है अभी 4 महीने पहले ही से। तो अगर अधिकारी वहाँ बैठे हैं ग्रामीणों की समस्या सुन रहे हैं, उस समय खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल। तो ये तो रहा कि मतलब इसमें अधिकारियों को जो भी इसमें लिप्त जो पाए जाते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप गांव में हैं, पढ़े लिखे युवा हैं और युवाओं के साथ में आप प्रधान भी हैं, तो जगह जगह के प्रधान मैंने देखा है कि काफ़ी एज्ड होते हैं, उसमें आप सबसे ज़्यादा अपने आप को युवा मानते हैं। तो क्या लगता है कि तजुर्बा कहाँ से लेना चाहेंगे, क्या चीज़ें है गाइडेंस को लेके? नहीं, देखिए, तजुर्बे के लिए, गाइडेंस के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। अगर हमसे कोई छोटा भी है तो हो सकता है कि किसी विषय में हमसे ज़्यादा जानकार हो, तो इसलिए उम्र का ऐसा कोई वो नहीं होता है कि साहब अगर कोई व्यक्ति उम्रदराज है तो। क्योंकि मैं इस चीज़ को ऐसे एज अ प्रधानी को एक कैरियर ऑप्ट करना, एकदम से आपका पॉलिटिक्स में आना, ये काफ़ी प्रेशर वाली बात है कि ऐसे में लोग चाहते हैं कि मैं वही जॉब करूं, प्राइवेट सेक्टर में जाऊं और मैं कहीं और नाम कमाऊं, मॉडलिंग करूं, आपकी हाइट भी अच्छी है, तो ऐसे में मतलब एकदम राजनीति में आ जाना, कितना चेंजेस मानते हैं? नहीं, देखिए, राजनीति में आने का केवल एक ही मकसद था कि जब से मैंने होश संभाला था तब से हमारे घर में राजनीति रही है और ठीक इस तरह की, गाँव स्तर की राजनीति रही है। लेकिन जब हम शहर में पढ़ने गए उस समय हमारे घर से प्रधानी चली गई थी। एक गांव के ही एक अच्छे व्यक्ति हैं, वो हमसे चुनाव जीत गए थे। तो उन्होंने जीतने के बाद जब 5 सालों में इस गांव की हालत जो है इतनी दयनीय बना दी, और जो भी हुआ इस गांव में 5 सालों में, जो भी विवाद होते रहे या जो भी बिल्डिंगों का निर्माण हुआ, उनमें जो भ्रष्टाचार हुआ, उसको देख के मन थोड़ा व्यथित हो गया। तो फिर ये लगा कि हाँ, गांव को किसी युवा की ज़रूरत है। तो फिर मैंने वो जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत समझी।
और यहाँ चला आया। हम चाहेंगे कि आप लोगों की जिम्मेदारियां, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उस पर खरे उतरे। जी। और एक चीज़ और बताइए, जब आप प्रधानी जीत के आए, घर पे आते हैं, माँ बाप का, फैमिली का क्या रिएक्शन था कि भाई मैंने करके दिखा दिया, मैं इतनी कम उम्र में प्रधान बन गया? जी जी, देखिए उसमें थोड़ा सा हमारे साथ एक पारिवारिक घटना भी हुई। जिस दिन हम चुनाव जीते और चुनाव जिस समय काउंटिंग चल रही थी, उसी समय हमारी जो सबसे बड़ी वाली ताई जी हैं वो एक्सपायर हो गई। तो जो हमारी खुशियाँ थीं, तो जिस हिसाब से होना चाहिए था, नहीं हो पाया और काफ़ी दुख भी हुआ। खुशी के साथ साथ में तो चीज़ें जो थीं वो बराबर रहीं। ये सुन के दुख लगा। एक चीज़ और कि ये तो रहा कि गांव का मॉडल है, आपने शहर में पढ़ाई की है, तो क्या आपके दिमाग में ये भी होगा कि मैं अपने शहर को, मतलब अपने गांव को जो है शहर से कनेक्ट कराऊंगा, यहाँ के लोगों को शहर की जो सारी चीज़ें, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनको प्रोवाइड कराना, कि उन मेरे गांव के लोग जो हैं कहीं ना कहीं किसी चीज़ से वंचित ना रह जाएं? कुछ है ऐसा दिमाग में? नहीं, बिल्कुल है। देखिए था क्या कि पिछले 5 सालों में जबकि हम प्रधान नहीं थे, उस समय भी अगर किसी ग्रामीण को कोई आवश्यकता होती थी तो उसको हम अपने साथ लेके जाते थे और उसकी जो भी समस्याएं थी उसका वहाँ समाधान करा के उसको घर भी छोड़ते थे। तो अब हमारा मानना ये है कि जबकि ये जो गांव है हमारा, इसमें हम चूँकि प्रधान बन चुके हैं, तो अब हम यही चाहते हैं कि जो उस समय हमने नहीं कर पाया था, अब पद पे रहते हुए हम उनको वो सुविधाएं मुहैया कराएं। तो ये तो रहा कि अब तक जो भी अधिकारी रहे हों या फिर जो भी प्रधान रहे हों, उन्होंने जो किया सो किया, वो एक जांच का विषय रहेगा का विषय। जब से आपने अपना कार्यभार संभाला है जी, आपने क्या दायित्व निभाया, उस पर क्या एक्शन लिया? देखिए इस बिल्डिंग में पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जब से हमने ये दायित्व संभाला है और हमने इस बिल्डिंग की देखरेख शुरू की, तो जितने भी उच्च अधिकारी हैं, सबसे जब भी हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें पूरा सहयोग किया। किसी भी अधिकारी को आप ले लें, ब्लॉक स्तर से लेकर और जिला स्तर तक हर अधिकारी ने हमें सहयोग किया और जो भी हमने उनसे मदद मांगनी चाहिए, जिस प्रकार की भी, उन्होंने हमें पूरी मदद का आश्वासन भी दिया और मदद भी कर रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरें और मेहनत से अपने गांव का, अपने क्षेत्र का विकास करें। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती समय देने के लिए। बाकी की अन्य ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी पॉलिटिकल वॉर।